नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू की है आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 2022 का, तो 17 अगस्त 2022 का तीनों शिफ्ट का ख़त्म हो गया था। आज हम लोग चलेंगे 18 अगस्त का क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है जो कि उस सीरीज़ में चौथा नंबर पे था। कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण में बोला गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर दिया गया था, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा धुंधला आया है। एक्चुअली में जो बुकलेट मिला था ना, वो इसी तरह से ही था। तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन में दे रखा है डोबेराइनल के त्रियक का नियम। डोबेराइनल ने त्रियक का नियम दिया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा में पूछा गया, डोबेराइनल ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। समूह में और ग्रुप में प्रयास करने का प्रयास किसने किया था? तो ये मेंडलीव ने किया था, ना कि डोबेराइनल ने किया था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। तो केवल एक सही है। देखिए, डोबेराइनल का यहाँ पे जो भी दिया था, इसमें मेन जो है, आप लोग ये याद रखिएगा, ये तीन त्रियक दिया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और एक था कैल्शियम, स्टोंटियम और बेरियम, और तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक नहीं है तो मेंढक है, पुष्प है, कीट है, मृदा नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? देखिए, यहाँ पे जो है ना, साइंस और प्लस जीके जीएस, ये तीनों एक साथ चल रहा है, ठीक है, साइंस जीके जीएस। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो इसको बोला जाता है साख नियंत्रण, ठीक है। इसको एक तरह से कह सकते हैं, ऋण बजट भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, साख नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील यानी कि रिएक्टिविटी टेबल। रिएक्टिविटी के बारे में हमने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से आप पढ़े थे, ठीक है। रिएक्टिविटी टेबल भी लिखवा दिए थे हम। ये रहा रिएक्टिविटी टेबल, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो होता है ना, वो होता है सोडियम का, अब माफ कीजिएगा, पोटासियम का। उसके बाद होता है सोडियम का, उससे कम सोडियम का होता है, उससे कम कैल्शियम का होता है, उससे कम मैग्नीशियम का, उससे कम एल्यूमिनियम का, इस तरह से कम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर प्लम्बम यानी कि लेड का, फिर हाइड्रोजन का, फिर कॉपर का, फिर मरकरी का, फिर सिल्वर का, फिर गोल्ड का, ठीक है। तो इस तरह से सबसे कम होता है गोल्ड का, सबसे ज़्यादा होता है किसका? पोटासियम का। तो अब यहाँ पे देख लो, ये 4 दे रखा है। तो कैल्शियम, देखिए कैल्शियम से जस्ट ऊपर में कौन कौन सा है? पोटासियम है, और कैल्शियम से जस्ट ऊपर में पोटासियम है और सोडियम है। तो पोटासियम सोडियम तो ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि कोई कैल्शियम सबसे, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्युमिनियम, और फिर है लेड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? कैल्शियम का। इसलिए बोले हैं कि आप लोग ये जो ना, ये रिएक्टिविटी टेबल आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसी से सारा बनेगा। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? ये 10वीं पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। देखिए, इसको एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि ये दिख नहीं रहा, आप लोग को शायद दिखता होगा कि नहीं, ठीक है। देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? ठीक है, ये हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरा डिटेल लिखे हुए हैं, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वन भी वहीं पे पाया जाता है, ठीक है। अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट का, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। देखिए, एक यहाँ पे पिक्चर दे रखा था, ठीक है, और आपसे कुछ सवाल पूछा है। निम्नलिखित चित्र में कौन से संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे नंबरिंग दे रखा है, आपको बताना था कौन सा नंबर होगा। देखिए, ये जो 1 नंबर है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको बोला जाता है फोर ब्रेन, ठीक है। ये जो
दूसरा नंबर का दे रखा है ना, तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक को बोला जाता है मिड ब्रेन, और ये जो तीसरा वाला पोर्शन है ना ये वाला, इसको बोला जाता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये जो चौथा वाला पोर्शन है इसी को बोला जाता है मेरुरज्जु। ठीक है, स्पाइनल कोड। इसके आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, चलिए एक फिर से यहाँ पे एक पिक्चर दिया था और ये न्यूमेरिकल पूछा था। निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और बी के मध्य समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोला गया था आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे है 3 ओम, यहाँ पे भी है 3 ओम और यहाँ पे भी है 3 ओम। ठीक है, इधर है ए, यहाँ है बी, और इसी ए और बी के बीच में यहाँ से यहाँ तक में आपसे पूछा गया था कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हम लोग को पता है समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर सीरीज में रहा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ये चलते रहता सीरीज जहाँ तक दिया रहेगा। और अगर पैरेलल में रहा, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है। सीरीज में कौन सा 3 ओम, ये ऊपर का 3 ओम और ये ऊपर का 3 ओम, यानी कि 6 ओम। तो ऊपर में तो 6 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। चलिए ये ऊपर में 6 ओम का आ गया प्रतिरोध, और नीचे में यहाँ पे कितना ओम का है, ऑलरेडी 3 ओम का दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे वोल्ट दे रखा है एक। ठीक है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए, अब ये दोनों क्या आ गया, पैरेलल में आ गया। पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं, अगर तुरंत करना चाहेंगे तो क्या यहीं पे आप लोग कर सकते थे, 3 ओम 3 ओम 6 ओम बटे 3 दूनी 6 यानी कि 2 ओम। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 ओम। लेकिन जिसको नहीं आता है ये, ठीक है, तो उसके लिए बता रहे अब ये निकालेंगे कैसे। चूँकि पैरेलल में आ गया दोनों, तो 1/R यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो जाएगा 1/R1 का वैल्यू कितना दे रखा है, दोनों का कॉम्बिनेशन कितना 6 ओम आ गया था, तो 1/6 और प्लस 1/3। ठीक है, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा कितना, ये 6 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ पे 2, यानी कि 2 और 1 3, 3/6 यानी कि 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/R बराबर आ गया 1/2, तो R बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा 2। चलिए नेक्स्ट है पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है, ये आपको पूछा गया था। तो अपशिष्ट के रूप में कब करता है, तो पौधे हमेशा दिन को करता है। ठीक है, दिन को करता है प्रकाश संश्लेषण के समय। ठीक है, और रात को पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ने लगता है, इसीलिए बोला जाता है कि रात को पौधे के नीचे पे नहीं पेड़ पौधे के नीचे पे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, कुछ पौधा है जो रात को भी ऑक्सीजन ही देता है, जैसे कि पीपल हो गया, ठीक है, बरगद हो गया, तुलसी हो गया। ये सब जो पौधा है जिसको हिंदू धर्म में पूजा जाता है, ऐसे नहीं पूजा जाता है, उसके कुछ गुण हो, ये गुण है इसीलिए पूजा जाता है। ठीक है, तो रात में, ये दिन में देता है ऑक्सीजन और प्रकाश संश्लेषण के समय देता है। तो ये आ गया आपका 2 नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस समाज सुधारक ने 1828 में, ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसे प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रिम भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। ठीक है, हम इसको इसलिए पढ़ दिए ताकि आप लोग को क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा ढंग से। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। 1828 में इन्होंने समाज सुधारक के रूप में काम किया था। ठीक है, जिसमें बाल विवाह को रोका था, सती प्रथा को ख़त्म किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट है एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है। तो क्या बोला, अवतल लेंस बोला। देखिए, अगर बहुत बच्चा को ना लेंस नहीं आता है, ठीक है, वो सिर्फ दर्पण करके चल जाते हैं, तो अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है, अवतल दर्पण। तो अवतल लेंस, अवतल दर्पण, अगर आपको अवतल दर्पण आता है तो चलिए अवतल दर्पण से समझ लेते हैं। ये लीजिए अवतल दर्पण। अब बोला गया कि जो ये होगा ना अवतल दर्पण, उसी का जस्ट उल्टा कर दो तो वो अवतल लेंस हो जाएगा। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पे रखा, ये रहा फोकस, और यहाँ पे एक वस्तु को रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब भी फोकस पे, मुख्य फोकस पे रखता है तो ये रियल बनता है, यानी कि वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ये रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक अगर इधर बन रहा है वास्तविक, तो उसके जस्ट उधर यानी कि लेंस में क्या बन जाएगा, आभासी बन जाएगा। तो यहाँ आभासी दे रखा है, यहाँ भी आभासी है। ठीक है, और जब फोकस में रहता है तो वस्तु बहुत बड़ा बनता है। कहाँ बनता है, तो अनंत और
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है और बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, जब बड़ा बनता है तो उधर क्या बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा बन जाता है तो आभासी और अत्यंत छोटा बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। और अगर लेंस पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आराम से आप लोग ये अवतल लेंस बना के निकाल दोगे। चलिए, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे दिया गया है। गलत विकल्प का चयन करना, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहला में दिया है अपने शरीर में होने वाले, अच्छा गलत क्या बोला गया, गलत विकल्प का चयन करना है ना। तो देखिए, अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर किशोरियाँ एक दूसरे के मजाक उड़ाते, यही गलत हो जाएगा। बाकी जो ये जो 3 दिया है, विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को दूर करता है। जैसे कि जब यंग एज में जैसे पहुँचता है बच्चा, उसके मन में ना बहुत सारा इस टॉपिक को लेकर के स्पेशली बहुत सारा धारणाएँ आ जाती है, उसको सॉल्व करना जरूरी रहता है। यौवनारंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में, जैसे कि लड़का का आवाज़ मोटा हो जाता है, लड़की का आवाज़ पतला हो जाता है, लड़कियों में वक्षस्थल जो है ना उभरने लगता है, कई जगहों पे बाल निकलने लगता है, ये सब जो है ना इसका परिवर्तन का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, किशोर किशोरियों को यौन शोषण से बचाने में भी ये सहायक होता है। ठीक है, तो ये तीनों सही हो जाएगा, एक ये था जो गलत हो जाएगा 1 नंबर का। चलिए, अगला है 1950 में मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको CJI बोला जाता है, मुख्य न्यायाधीश और डैश अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इसकी संख्या को संसद के द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ पूछा गया था। तो एक तो मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और 7 अवर न्यायाधीश का परिकल्पना किया गया था, तो 7 हो जाएगा इसके आंसर। चलिए, अगला है कौन सी आकृति फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम 2 उत्तक होता है कोसी पेड़ पौधे में, तो फ्लोएम को भोजन की गति का सही निरूपित करता है। तो देखिए, सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम को समझ लेते हैं। जाइलम क्या करता है, ये जल का परिवहन करता है। जल को क्या करता है, जल कहाँ से मिलेगा, तो भूमि से। भूमि नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है जाइलम, जबकि फ्लोएम क्या होता है, बहुत सारा बुक में यूनिडायरेक्शन लिखा है, जबकि मेरे अनुसार ये बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। कैसे, जब एक पौधा होता है तो उसका जो ये जो तना होता है ये भी हरा होता है, और यहाँ पे भी ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, तो ये भी तो पहुँचाता है पत्तियों तक ले जा करके। तो ये तो इधर से भी जाता है, पत्तियों से नीचे की ओर आता है और तना से ऊपर के भी हो तो जाएगा, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा बुक में यूनिडायरेक्शनल भी दे देता है। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल और जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है। ये फ्लोएम क्या करता है, खाना को दोनों तरफ यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, पत्तियों से लेकर के जड़ों तक खाना को परिसंचलन करता है, और ये जो जाइलम है ये पानी को भूमि से ऊपर की ओर पत्तियों तक ले जाता है। ठीक है, तो दोनों समझ गए। अब देखिए, इस यहाँ पे चित्र में दे रखा है, देखिए इसका जो डायरेक्शन दे रखा है ना, ये डायरेक्शन दे रखा है किधर, यहाँ इस पत्ती को छोड़ दिया है और सिर्फ यहाँ से इधर नीचे की ओर कर दिया है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ सिर्फ यहाँ पे सिर्फ तना में ही दिया है, इधर छोड़ दिया है। चलिए, अगला देखिए, यहाँ तो ट्रांसपीरेशन का दे दिया, सिर्फ पत्तियों में दे दिया, ये ट्रांसपेरेंट का, ये भी गलत हो जाएगा। एक सही है, देखिए इसमें पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में इसका दिया गया है। ठीक है, ये सारा नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा C नंबर का। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दिखाया गया पेड़ का, पेड़ में जो तना होता है ये हरा नहीं होता है, लेकिन जब पौधा में रहता है तो उसमें तना में भी ये भोजन बनता है। ठीक है, इसको नेगलेक्ट कीजिए, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। ये यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बारे में लिखा गया है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे इसलिए लिखवा दिए हैं ताकि आप लोग एक चीज़ ये कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया था पिछले बार भी, और उससे पिछले बार भी ग्रुप डी में ही बात कर रहे हैं। इसमें अभी देखिएगा ना, और भी शिफ्ट में करवाएंगे तो ये क्वेश्चन आएगा। दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का पार्ट नहीं है, यहाँ से 3 उठा के दे देगा और एक कोई फ्लोएम वाला दे देगा, या फिर फ्लोएम का दे देगा पूछेगा और एक जाइलम का दे देगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका एकदम इजी वे में तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, ये जो 2 पार्ट आप देख रहे हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, जिस तरह से जाइलम पेरेन्काइमा होता है उसी तरह से फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। तो जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, इजी से याद हो गया। पेरेन्काइमा खाली नाम चेंज हो गया। ठीक है, रेशा फाइबर यहाँ भी होता है, फाइबर फ्लोएम में भी होता है, दोनों याद हो गया। ये दोनों तो आराम से आप लोग को याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत आ जाता है ये दोनों में,
ठीक है। तो जैसे कि जाइलम, जाइलम का मतलब होता है जल, और जल क्या करता है, बहा देता है। तो यहाँ से बही काएँ, वाहिकाएँ यानी कि वेसल्स याद रख लीजिए, और जल, जल में क्या करता है, किड्स यानी कि किड्स लोग, बच्चे लोग क्या करते हैं, तैरते हैं। ट्रेकी या ट्रेकी मतलब तैरना, किड्स मतलब किड्स, तो ठीक है, ट्रैकिड्स। तो जल में, जाइलम में ट्रैकिड्स होता है, ट्रैकिड्स मैंने जो बच्चा तैरता है, इस तरह से याद रख लीजिए, और उसको बहा के ले जाता है, बहा वेसल्स होता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में ही रखने के लिए, ट्रैकिड्स ये तो याद हो गया, और सिर्फ इसको वेसल्स याद रख लीजिएगा। अगर ये चारों याद हो गया तो बाकी जो भी देगा वो हो जाएगा किसका, फ्लोएम का। फ्लोएम का देखिए यहाँ पे सिप ट्यूब और सहचारी कोशिकाएं, आप लोग को सिर्फ दो याद रखना है, सिप ट्यूब और सहचारी कोशिकाएं, यानी कि कॉम्पेनियन सेल और सिप ट्यूब, ये दो को याद रख लेना। बाकी ये दोनों जो हम बता दिए, फ्लोएम पेरेन्काइमा और रेशा फाइबर दोनों सेम होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावय, समावय का मतलब होता है आइसोमर, ठीक है, समावय नहीं है, आइसोमर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो है ना, हेक्सेन, हेक्सेन का होता है C6H14, ठीक है। तो ये अगर आप लोग को याद है तो आप सबका आप लोग निकालिए और देख लीजिए, इसका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है, कौन सा गुणधर्म, ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, प्रदर्शित नहीं करता है ना, नहीं करता है, ये करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना होता है, बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ही बना होता है। ये सामान्यतः आयन नहीं होता, आयन नहीं होता, ठीक है। ये कार्बनिक विलयन में विलय नहीं होता है, ठीक है, जबकि ये गलत हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए, यार ये तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत वाला 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी का ये। चलिए नेक्स्ट है, डोबेराइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी, त्रिक की जो उपलब्धि थी वो क्या थी तो सबसे पहली बार तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ा गया था, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यही क्या काम किया गया था। चलिए अगला है, एक फिर न्यूमेरिकल पूछा गया था कि दो माध्यम दे रखा, माध्यम ये है मीडियम ए, ये है मीडियम बी, ठीक है, माध्यम ए माध्यम बी, दो दे रखा है। दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस, देखिए ये आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है, क्या बताया गया है। तो पूछा गया है कि ये जो माध्यम ए और माध्यम बी है, इसके बीच में एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, इसके बीच में एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे 45 डिग्री का बना रहा, माध्यम ए में 45 डिग्री का बना रहा है, और माध्यम बी में 30 डिग्री का एंगल बना रहा, ठीक है। तो पूछा गया है कि ए बी के रिस्पेक्ट में ए का अपवर्तनांक, बी के रिस्पेक्ट में ए का, ए के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा गया, बी के रिस्पेक्ट में ए का अपवर्तनांक पूछा गया, यानी कि म्यू पूछा गया है। देखिए अपवर्तनांक को दो तरीका से लिखा जाता है, बुक में दोनों ही सही है, दोनों तरीका से लिखा गया है, म्यू भी लिखा गया है और न्यू भी लिखा गया है, आपको दोनों में से जो आप लेके चल सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। चलिए तो अपवर्तनांक में एक आता है स्नेल्स का नियम, स्नेल, ठीक है, स्नेल्स का नियम, स्नेल का नियम, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि न्यू ए, दो मीडियम है, तो न्यू ए साइन थीटा इज इक्वल टू, यार बड़ा लिख दिए क्या, न्यू ए साइन थीटा इज इक्वल टू न्यू बी साइन थीटा, ये चीज़ होता है, इसका फॉर्मूला ये आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है, ये पूछेगा क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक है। न्यू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई न्यू बी साइन थीटा। अब न्यू ए में कितना है, साइन थीटा का वैल्यू कितना दे रखा, 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री पुट करो, और यहाँ पे बी में कितना दे रखा, 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री पुट करो, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो न्यू ए डिवाइडेड बाय न्यू बी, क्योंकि न्यू बी को इधर ले आए हम, ठीक है, न्यू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2, तो 1/√2। अब 1 कटेगा तो 1 ही हो जाएगा, ये √2 इसको काट के √2 बना देगा, ठीक है। इतना तो कैलकुलेशन आ रहा है ना आप लोग को, तो इसका कितना हो जाएगा फाइनल वैल्यू, यानी कि न्यू ए, अब हमको कितना आ जाएगा, न्यू ए डिवाइडेड बाय न्यू बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√2, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में बी का वैल्यू निकल गया इतना, और यहाँ पूछा क्या गया बी के रिस्पेक्ट में ए का, तो इसको पलट दो √2, ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका √2। यहाँ पे आप लोग थीटा कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग जो है ना इसको थीटा कर लीजिएगा, 45 डिग्री जहाँ दिया है, 30 डिग्री जहाँ दिया है, उसको थीटा बना दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है।
चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है, यह हो जाएगा मणिकर्ण। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू एक जगह का नाम है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू है, वहाँ जो गर्म पानी उबलता है, ठीक है। जो पानी रहता है वो गर्म रहता है, ठीक है। वहाँ पे कई सारे वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे नहाने के लिए भी आदमी लोग जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मणिकर्ण। चलिए नेक्स्ट है, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार का लंबाई L है, ठीक है। लंबाई L दे रखा है और रेसिस्टेंस R है, रेसिस्टेंस को R रखा गया है और लंबाई को L ही रखा गया है। उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुना लंबाई, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग R बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, रो L। तो रो के यहाँ तो वैल्यू कुछ दिया नहीं है, तो रो L बटे R ये लिख दें। ये हो गया पहला कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन। चलिए इसको फिर से एक बार करते हैं, R बराबर क्या हो जाएगा, L बटे A। ये तो हो गया इक्वेशन 1 जो नॉर्मल है, ये होता है, ठीक है। अब बोला गया है कि इसी R का इसका लेंथ को 3 गुना कर दिया गया है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया अनुप्रस्थ काट को, ठीक है। तो 2A, तो R बराबर 3/2, तो ये R 3/2 R हो जाएगा, ये तो है आंसर, ठीक है। ये तो सिर्फ फॉर्मूला में बैठा देना था आपको। नेक्स्ट है, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा किया जाता है? सूर्य देवता की पूजा किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी से लेकर सब जगह पूछा जाता है ये। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। बिल्कुल ये सही है। मुख्य फोकस की स्थिति वही होता है जिसका जो प्रतिबिंब होता है ना अनंत पे बनता है, ये एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हम इसमें लिखवा नहीं पाए आप लोग को, ये गलती में बहुत बड़ा हो गया मेरे से। लेकिन नेक्स्ट बार जब भी इस टॉपिक से पूछेगा ना, हम इसका पूरा एक एक पॉइंट लिखवा देंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसकी प्रतिबिंब फोकस दूरी के दोगुनी, ये गलत है, ये अनंत पे होता है, दोगुनी पे नहीं होता। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है, हाँ, इसकी वस्तु अनंत पर हो, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। जिसकी वस्तु अनंत पर हो उसकी प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे होगा, मतलब ये जस्ट अपोजिट उल्टा चलता है। किसी लेंस के, अब जब ये सही है तो ये तो गलत ही हो जाएगा, तो ये और ये वही वाला, इसी को उलट के लिखा गया यहाँ पे। तो ए और सी सिर्फ इसका सही हो जाएगा, ए और सी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन को आपको चूज करना है। बोला गया है चुंबक के क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक होती है। बिल्कुल नहीं, ये रहा क्षण चुंबक, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। जब चुंबक का जो बल रेखाएं होती है ये इस तरह से मूव करती है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से। और ये क्या पूछ दिया है, ये पूछा कि इसका केंद्र में, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये बोला कि केंद्र में, यानी कि यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा होगा बल रेखाएं, इस जगह पे। इसको कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये बोल दिया है कि यहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा, इसका बल रेखा है सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रबल होगा। बिल्कुल नहीं, प्रबल कहाँ पे होता है? जहाँ पे इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पे होता है, इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सटा सटा होता है चुंबक की बल रेखाएं, इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इसका सबसे ज़्यादा होता है चुंबक की बल रेखाओं का प्रबलता, ठीक है। ये होता है, ना कि इसका केंद्र में होता है। पहला ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, एक तो होगा नहीं। अब एक जहाँ भी ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, या तो आप ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करता है कोई भी बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतह वक्र का क्लोज कंटिन्यूअस कर्व निर्मित करता है। अभी बताएं, ये रहा चुंबक से और इस तरह से क्लोज कंटिन्यूअस वक्र बना, ये बल रेखाएं बनाते रहता है, ठीक है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक लड़का एक दर्पण का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितनी हो गई? लेंस, ये रहा लेंस, जो भी लेंस ले लो, अवतल उत्तर कुछ भी यहाँ पे कोई फिक्स नहीं बताया गया है। चलिए हम ले लेते हैं उत्तर लेंस। एक लेंस और फोकस के बीच की दूरी का, लेंस और फोकस के बीच की दूरी का, फोकस इधर भी कोई भी दूरी का अंतर क्या होता है? तो ये फोकस है, फोकस की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोला जाता है, ये एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद को।
नीचे दिए गए तालिका पौधे और जंतुओं के संरचना और कार्य व्यवहार के संबंध में बताया गया है। ठीक है, इसमें से आपको बोला गया है कि गलत को चुनना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए, पौधे में क्या कार्य होता है, प्राणी में क्या कार्य होता है। पौधे अचल होते हैं, बिल्कुल अचल होते हैं। प्राणी भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में भटकते रहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। दूसरा नंबर में क्या बोला है कि पौधे अधिकांशतः उत्तक मृत्यु, पौधे के अधिकांश उत्तक मृत पाया जाता है, बिल्कुल मृत होता है। और जबकि मतलब जानवरों में, जो प्राणियों में अधिकांश उत्तक जीवित होता है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट पूछा गया है, यह कम ऊर्जा आवश्यकता होता है, इसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है पेड़ पौधों को, बिल्कुल, क्योंकि ये अचल होता है और ये चलते फिरते प्राणी, चलते फिरते कूदते फांदते रहता है, इसलिए इसको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ठीक, ये भी सही है, ये तीनों सही है। पौधा, अब नेक्स्ट में चौथा नंबर में, इसके केवल कुछ भाग ही बढ़ते हैं। क्या इसका पौधे के सिर्फ कुछ भाग ही बढ़ता है? नहीं, तना भी बढ़ता है, जड़ भी बढ़ता है, पत्तियाँ भी बढ़ता है, ठीक है, फूल भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। इसी तरह से ये बोला गया है प्राणी में कि प्राणियों के कुछ भाग बढ़ता है, नहीं, इसका मुंह, कान, नाक, आँख सब बढ़ता है। ठीक है, तो ये वाला इसका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज, निम्न में से कौन बीजाणुओं का यूज करता है रिप्रोड्यूस के लिए, यानी कि प्रजनन के लिए। देखिए बोला गया है निम्न में से कौन बीजाणुओं का यूज करता है अपना जो है ना रिप्रोडक्शन या फिर जनन करने के लिए। तो कौन करता बीजाणुओं का यूज, यानी कि स्पोर्स का यूज कौन करता है? तो फर्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। कथन 1 में बोला गया है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को त्याग करता है। कल इसके बारे में, यानी कि पिछले क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल से हम बता दिए, इवन ट्रिक भी बता दिए कैसे याद रखना आप लोग को। ठीक है, अगर नहीं किए तो आप लोग जाके पिछला क्लास 17 तारीख का 3rd शिफ्ट का आप लोग कर लीजिएगा, ये पूरा डिटेल में बता दिए। ठीक है, दिया गया है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है और हाइड्रोजन को लेता है, तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, जिसको बोलते हैं अपचयित। ठीक है, अपचयित बोला जाता है इसको। ठीक है, रिडक्शन को। इसी तरह से दूसरा में पूछ जाए, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का ग्रहण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का ग्रहण किया, ये भी हो जाएगा कौन सा? रिडक्शन रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को छोड़ना क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन। जबकि ऑक्सीजन को लेना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना और हाइड्रोजन को छोड़ना होता है क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दोनों कथन सत्य, क्योंकि दोनों रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। चलिए यहाँ पे 2 युग्म दे रखा है, 1 और 2। अब इसको बोला कि सुमेलित करना है, मैंने सही से मिलाना है इसको। लाल पत्ता गोभी, मिथाइल ऑरेंज और प्याज और लौंग। देखिए प्याज और लौंग सूंघने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सूंघ के इसका मतलब इसको गंध से जो है ना इसका वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये तो सूंघने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ के 3 का तो 1 नंबर हो जाएगा। लाल पत्ता गोभी प्राकृतिक सूचक है, यानी कि ये प्राकृतिक सूचक 1 का 3 हो जाएगा। और ये मिथाइल ऑरेंज 1 ही बचा, ये हो जाएगा अम्ल सूचक। ठीक है, तो 1 का 3, 2 का 2 और 3 का 1। 1 का 3, 2 का 2 और 3 का 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको नेगलेक्ट करो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का 1 के अंतर्गत आता है? पिछले क्लास में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज था। ठीक है, ये था मौलिक कर्तव्य। एन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आप लोग को पता होगा, अगर एसी जनरेटर आप लोग पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एसी जनरेटर है इसके बारे में पूरा बता दिए हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और मेन जो आपको देखना है ना उसको ये मुख्य भाग ये आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है रोटेटिंग कॉइल, या जिसको आर्मेचर बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिट रिंग और ब्रशेस। एसी और डीसी मोटर में अंतर एक खास क्या मालूम है? ये जो होता है ना, यहाँ पे देखिए कि जो इसका जो होता है ना, या ये एसी जनरेटर में जो होता है, एसी जनरेटर में वो होता है स्लिप रिंग। ठीक है, स्लिप रिंग होता है। जबकि डीसी जनरेटर के बात बोल रहे तो उसमें होता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यही पूछा जाएगा आप लोग से, अगर अंतर पूछा जाएगा तो इसमें होता है स्लिप रिंग और इसमें होता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ठीक है,
गाइस तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन 89वां क्वेश्चन तक पूछा गया था। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।